हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है डिमांड सेगमेंटेशन, फिर है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, फिर है सिक्योरिटी फीचर्स इन लिनक्स, फिर है रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एंड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी मॉडल्स। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि पर क्वेश्चन 5-5 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं। पहला है डिमांड सेगमेंटेशन। तो देखिए, डिमांड सेगमेंटेशन इज in operating system often in memory management refers to dividing program memory requirements into segments such as code, data and stack। ठीक है, तो देखिए डिमांड सेगमेंटेशन क्या होता है ना, डिमांड सेगमेंटेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है या फिर कभी कभी मतलब ज्यादातर मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर होता है, जिसमें जनरली क्या होता है ना कि मेमोरी का जो रिक्वायरमेंट है ना उसको डिवाइड करना डिफरेंट पार्ट्स में, है ना, जिसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। लाइक मान लीजिए आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, तो प्रोग्राम का जो कोड वाला पार्ट होगा उसको एक अलग सेगमेंट बना देना, मेमोरी सेगमेंट, है ना। जहां पे डेटा सारा स्टोर हो रहा है उसको एक अलग मेमोरी सेगमेंट में रख देना, और जहां पे स्टैक के वैल्यू स्टोर हो रहे हैं यानी कि मेमोरी के वैल्यू स्टोर हो रहे हैं उसको एक अलग सेगमेंट में बना के रख देना, है ना। मतलब अलग पार्ट में, सेगमेंट बोलो पार्ट बोलो वही सेम चीज है। ठीक है, तो वही होता है डिमांड सेगमेंटेशन, समझे, यानी कि मेमोरी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। अनलाइक पेजिंग, सेगमेंटेशंस डिवाइड मेमोरी बेस्ड ऑन लॉजिकल यूनिट्स ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, अनलाइक पेजिंग, जैसे पेजिंग में भी हम लोग बोले थे ना कि मेमोरी को अलग अलग ब्लॉक में किया जाता है, तो यहाँ पे सेगमेंटेशन क्या होता है ना कि मेमोरी को डिवाइड करता है बेस्ड ऑन लॉजिकल यूनिट ऑफ प्रोग्राम, है ना, यानी कि प्रोग्राम का जो लॉजिकल यूनिट है, लाइक प्रोग्राम के जो डेटा यूज किए जा रहे हैं, जो वेरिएबल्स बन रहे हैं, उसके हिसाब से मेमोरी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ईच सेगमेंट हैज अ बेस एड्रेस एंड अ लिमिट। ठीक है, यानी इसमें जितने भी सेगमेंट होते हैं उनका एक बेस एड्रेस होता है, लाइक कहाँ से वो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसका मेमोरी का फर्स्ट एड्रेस का है वहां, और उसका लिमिट यानी कि उसका साइज कितना है कि इस सेगमेंट के अंदर कितना वैल्यू आ सकता है, कितने साइज का, फॉर एग्जांपल 100 KB, है ना, या फिर 1 MB, उस तरह से साइज उसका डिवाइड होता है। फिर आता है हेल्प्स इन एफिशिएंट मेमोरी यूज एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका एफिशिएंट मेमोरी को जब यूज करना होता है, वहां पे लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जब करना होता है प्रोग्राम का, वहां पे हम लोग का सेगमेंटेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, या आप इसमें पढ़े होंगे सेकेंड सेमेस्टर में जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन था उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कोड सेगमेंट होता है, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, जहाँ पे कोड का डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा मतलब जहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह को स्टोर किया जाता है, स्टैक में जहाँ पे मेमोरी को स्टोर किया जाता है, वो सब। इफ अ प्रोग्राम हैज अ फंक्शन लाइब्रेरी इट कैन बी स्टोर्ड इन सेपरेट सेगमेंट फॉर इजी शेयरिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन लाइब्रेरी का यूज किया जाता है तो उस फंक्शन लाइब्रेरी के लिए ना एक अलग सेगमेंट बना दिया जाता है ताकि इजी शेयरिंग हो पाए, समझे। तो ये होता है डिमांड सेगमेंटेशन। इसका एडवांटेज क्या है, तो लॉजिकल ग्रुपिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इजी शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल ग्रुपिंग कर सकते हो आप, है ना, अपने हिसाब से जैसा आपका लॉजिक है उसके हिसाब से आप अलग अलग सेगमेंट बना दिए, है ना। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल का यूज किया जाता है, वो इजी शेयरिंग जहाँ पे करना होता है, वो सब चीज इसके एडवांटेजेस है। ठीक है, डिसएडवांटेज है मे कॉज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसमें आपको एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का यूज करना पड़ सकता है। लाइक मान लीजिए आपने एक सेगमेंट बनाया 10 KB का और आपको वैल्यू है 20 KB की जरूरत है, तो आप दूसरे सेगमेंट से जाके एड्रेस मतलब उसका मेमोरी मांगोगे कि 10 KB मेरे को दे दो, और समझे। तो ये हो गया आपके कुछ डिमांड सेगमेंट के बारे में। अब देखिए दूसरा है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो देखिए डेडलॉक क्या होता है, अ स्टेट वेयर प्रोसेस वेट indefinitely for resources held by each other। ठीक है, तो डेडलॉक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक दो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, और उसके लिए एक रिसोर्स है। तो मान लीजिए एक ऐसा हो गया कि प्रोसेस 1 को रिसोर्स 1 की जरूरत है, ठीक है, और प्रोसेस 2 को भी रिसोर्स 1 की जरूरत है। तो प्रोसेस 1 क्या किया, वो रिसोर्स 1 को उठा लिया, समझे। और अब मान लीजिए एक और रिसोर्स है रिसोर्स 2, उसको ना प्रोसेस 2 उठा लिया। अब देखिए दोनों को करने के लिए ना दोनों रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। लाइक प्रोसेस 1 को भी रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 की जरूरत है, और प्रोसेस 2 को भी रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 की जरूरत है। अब क्या किया, प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 1 को उठा लिया और प्रोसेस 2 ने क्या किया, रिसोर्स 2 को उठा लिया। अब भाई दोनों वेट कर रहा है। क्यों वेट कर रहा है कि भाई क्योंकि अगर दोनों जब तक उसको रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 नहीं मिलेगा वो काम नहीं कर सकता अपना, है ना। तो प्रोसेस 1 क्या है, वो तो रिसोर्स 1 उठा लिया है, वो रिसोर्स 2 का वेट कर रहा है, और प्रोसेस 2 जो है वो रिसोर्स 2 को उठा लिया और रिसोर्स 1 का वेट कर रहा है। और दोनों देखिए वेट करते ही रह जाएंगे, क्योंकि ना दोनों छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का काम खत्म नहीं हुआ है, और जब तक काम खत्म नहीं होगा वो लोग रिसोर्स को छोड़ नहीं पाएंगे, और वो लोग अब ना ही अपना काम खत्म कर पाएंगे क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं है। तो ये हुआ डेडलॉक कंडीशन, जहां पे प्रोसेस जो है ना वो इंडिफरेंटली वेट करते रह जाता है एक दूसरे के लिए।
उसका देखिए डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है, द सिस्टम पीरियडिकली चेक्स फॉर डेडलॉक यूजिंग एल्गोरिथम लाइक। तो डेडलॉक डिटेक्शन मतलब वही कि डेडलॉक को कैसे डिटेक्ट करोगे। तो यहाँ पे सिस्टम कुछ होते हैं जो एल्गोरिथम लगा के डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं। तो उसके कुछ एल्गोरिथम है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ना, वेट फॉर ग्राफ और बैंकर्स एल्गोरिथम। तो ये सब कुछ एल्गोरिथम होते हैं जिससे आप डेडलॉक को डिटेक्ट कर पाते हो। ठीक है, अब देखिए डेडलॉक रिकवरी क्या होते हैं। तो वंस डिटेक्टेड द सिस्टम रिजॉल्व डेडलॉक बाय, ठीक है, उसका जब डेडलॉक आपको डिटेक्ट हो गया कि हाँ भाई ये डेडलॉक कंडीशन बन चुका है यहाँ पे, तब उसको सॉल्व करना होगा। रिकवर करने के लिए भी कुछ सिस्टम चलते हैं, जैसे कि प्रोसेस टर्मिनेशन का यूज किया जाता है, किल वन और मोर प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेडलॉक को खत्म करने के लिए हो सकता है किसी एक प्रोसेस को पूरा टर्मिनेट कर दो, बंद ही कर दो। तो जब पूरा बंद कर दोगे तो उसने जो रिसोर्स को पकड़ा था वो छूट जाएगा, तो फिर बाकी प्रोसेस उसको लेकर अपना काम कर सकते हैं, है ना। फिर आता है रिसोर्स प्रिम्पशन, टेक रिसोर्स फ्रॉम सम प्रोसेस। फिर यहाँ पे रिसोर्स प्रिम्पशन भी हो सकता है, लाइक कि आप किसी से जबरदस्ती उसका रिसोर्स छीन लो, है ना। हालांकि जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, बट कुछ कुछ रिकवरी में ऐसे होते हैं कि आप जबरदस्ती कोई प्रोसेस अगर रिसोर्स को पकड़ कर उससे छीन लो ताकि डेडलॉक ये कंडीशन खत्म हो, है ना। फिर बाद में दे देना उसको, बट अभी छीन लो ताकि काम कंटिन्यू हो पाए। जैसे यहाँ पे प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में था, तो किसी एक से छीन लो, है ना, एक रिसोर्स छीन लोगे तो वो काम कर पाएगा, और उसके फिर जब उसका काम खत्म होगा तो फिर वो भी कर पाएगा, है ना। फिर आता है रोल बैक, रीस्टार्ट प्रोसेस फ्रॉम अ सेफ स्टेट, या फिर रोल बैक कर दो, यानी कि जहाँ पे ये डेडलॉक कंडीशन बना है तो इससे पहले कोशिश करो, मतलब रोल बैक कर दो कि नहीं छोड़ ये कंडीशन नहीं करेंगे, कोई और तरीका ढूंढते हैं ताकि डेडलॉक कंडीशन ना बने। ठीक है, तो ये होते हैं डेडलॉक रिकवरी के कुछ। तो ये था डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ईजी भी है ना, और इंपॉर्टेंट भी है डेडलॉक। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी फीचर्स इन लिनक्स। तो लिनक्स प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी थ्रू मल्टी यूजर एनवायरनमेंट एंड परमिशन कंट्रोल। तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी हम लोग देखते हैं लिनक्स के अंदर क्या क्या होता है वो। ठीक है, तो पहला है फाइल परमिशन। तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट, परमिशन फॉर ओनर, ग्रुप और अदर्स। ठीक है, तो सिक्योरिटी क्या क्या होते हैं लिनक्स में। तो यहाँ पे आपको जनरली फाइल परमिशन दिया जाता है, लेकिन जो फाइल आप बनाए हो उसका परमिशन आप ग्रांट कर सकते हो कि कौन इसमें रीड, राइट और एग्जीक्यूट वाला होता है परमिशन। तो आप उससे डिसाइड कर सकते हो कि भाई कौन लोग इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं, कौन लोग इस पर राइट भी कर सकते हैं, कौन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप उसको परमिशन दे सकते हो। तो इससे क्या रहता है कि आप जिसको चाहोगे उसको अपने हिसाब से परमिशन देके काम करवा सकते हो ताकि फाइल आपका सिक्योर रहे। ठीक है, फिर आता है यूजर ऑथेंटिकेशन। तो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन विथ इनक्रिप्टेड स्टोरेज, है ना। तो यहाँ पे आपको यूजर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया जाता है ताकि आप यूजर को ऑथेंटिकेट कर पाओ कि ये यूजर सही है कि नहीं। लाइक आपको पासवर्ड, फॉर एग्जांपल वो लॉगिन करना चाह रहा है लिनक्स में, तो आप उससे यूजर नेम और पासवर्ड पूछो। तो ये सब हो गया यूजर ऑथेंटिकेशन। फिर आता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो प्रोवाइड्स फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल ओवर फाइल एक्सेस। तो यहाँ पे आपको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी का भी यूज करते हैं ताकि जो फाइल को एक्सेस कौन करेगा वो एकदम फाइन ग्रेन, लाइक किसको एक्सेस मिला हुआ है किसको नहीं मिला हुआ है, वो सब चीज आप डिसाइड कर सकते हो। फिर आता है फायरवॉल एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी। तो टूल्स लाइक आईपी टेबल्स, फायरवॉल डी फॉर पैकेट फिल्टरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप फायरवॉल वगैरह का भी यूज कर सकते हो, नेटवर्किंग सिक्योरिटी भी कर सकते हो। लाइक फायरवॉल लगा दोगे ताकि कोई अटैक ना हो पाए, है ना, हैकिंग वगैरह का। और नेटवर्किंग सिक्योरिटी से भी आप कर सकते हो कि आपका जो पैकेट जा रहा है नेटवर्क के अंदर वो भी एक सिक्योर रास्ता से जाए ताकि कोई इसको बीच से चुरा ना पाए, समझे। फिर आता है प्रोसेस आइसोलेशन। तो ईच प्रोसेस रन इट्स ओन प्रोटेक्टेड मेमोरी स्पेस। तो ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस का भी आइसोलेशन रहता है। लाइक एक साथ 10 प्रोसेस तो चल रहे हैं लेकिन सब लोग अपने आइसोलेशन वे में चल रहे हैं, सबका अपना अलग अलग मेमोरी स्पेस है ताकि काम एकदम स्पीड में हो पाए और कोई एक दूसरे को इफेक्ट ना करे। तो ये सब हो गए सिक्योरिटी फीचर्स लिनक्स के अंदर। ठीक है, फिर है लास्ट रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो चलिए देखते हैं। तो रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, तो एक्सेस इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, नाम से पता चला रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, यानी कि कुछ रूल पहले से डिसाइड किए गए उसके हिसाब से एक्सेस किया जा रहा है, समझे। तो एक्सेस इज कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स, है ना, जो कि आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि सिस्टम एडमिन के द्वारा बनाया गया है रूल, उसके हिसाब से एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है। फिर आता है रूल्स स्पेसिफाई कंडीशंस अंडर विच एक्सेस इज ग्रांटेड, है ना। रूल्स के अंदर आपको कंडीशन दिया रहता है कि कहाँ पे कौन सा एक्सेस को ग्रांट किया जाएगा, कहाँ पे कौन सा एक्सेस को रोका जाएगा, है ना। तो ये सब रूल में लिखा रहता है, समझे। एग्जांपल के तौर पे अ फायरवॉल रूल अलाउइंग एक्सेस ओनली बिटवीन 9 AM टू 6 PM। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे एक फायरवॉल आपके में है तो उसको आप रूल लगा सकते हो कि ये फायरवॉल का जो एक्सेस टाइम होगा वो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक हो सकता है ना।
इस टाइम को आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हो। तो ये क्या हो गया, रूल। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल बट मे बिकम कॉम्प्लेक्स विथ मेनी रूल्स। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल तो होता है, बट अगर मान लीजिए बहुत सारे रूल आपने कर दिया तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि भाई कौन सा रूल कहाँ लगेगा, कब लगेगा, तो इसकी वजह से थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का। ठीक है, फिर है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। नाम से पता चला रोल बेस्ड, यानी कि कौन सा यूजर का क्या रोल है और वो किस रोल में वो क्या चीज को एक्सेस कर सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्सेस बेस्ड ऑन द रोल असाइंड टू द यूजर नॉट एन इंडिविजुअल यूजर आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेस होता है वो बेस्ड ऑन होता है कि रोल, मतलब कि यूजर को कौन सा रोल मिला है उसके हिसाब से वो कौन सा डेटा को एक्सेस कर सकता है, वो होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, रोल्स हैव प्री डिफाइंड परमिशन। यहाँ पे रोल्स को प्री डिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल एक आपका पोर्टल है, स्टूडेंट मतलब पोर्टल है एक यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे रोल डिसाइड होता है कि टीचर लोग जो है वो और मतलब अलग अलग फीचर को एक्सेस कर सकते हैं, स्टूडेंट लिमिटेड फीचर को कर सकता है ना, एडमिन सबको कर सकता है। तो ये हुआ रोल बेस्ड, है ना। तो रोल का अपना प्री डिफाइंड परमिशन होता है कि कौन क्या यूज कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे एडमिन रोल है, उसको फुल एक्सेस है, भाई एडमिन सब कुछ कर सकता है सिस्टम के अंदर। फिर आता है मैनेजर रोल, तो उसको कैन अप्रूव बट नॉट डिलीट फाइल्स। तो मैनेजर में है कि वो अप्रूव तो कर सकता है फाइल को, लेकिन वो डिलीट नहीं कर सकता। फिर आता है एम्प्लॉय रोल में, तो उसको लिमिटेड एक्सेस दिया कि वो सिर्फ फाइल को पढ़ सकता है, देख सकता है। तो ये सब क्या है, रोल बेस्ड। ये होता है इजियर टू मैनेज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये भाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए में इजी टू मैनेज होता है ना, कि भाई रोल डिसाइड कर दो कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है, सिंपल, है ना। तो यही होगा रूल बेस्ड एक्सेस और रोल बेस्ड एक्सेस। तो यही था क्वेश्चन नंबर 5। तो आशा करता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको पता ही है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब तो ये पूरा प्लेलिस्ट भी खत्म हो गया है, तो अगर अब तक आपने डिस्क्रिप्शन का एंड वाला वीडियो नहीं देखा है तो अब देख लीजिए और ज़रूर कुछ सपोर्ट दिखा दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।